यहाँ देखना पड़ता था कि अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो हम पाकिस्तान को 2 लाइन बोल दें। देश के ऐसे गद्दार जो कम्युनिस्ट लॉबी है ना, इन लोगों का अस्तित्व ही इनको ऐसा लग रहा खतरे में पड़ जाएगा। पैटर्न चारों तरफ का सेम, हमारे यहाँ भी सेम चीज़ दोहराने की कोशिश की गई। किसके जरिए? पहले सीए आंदोलन के जरिए। भाई बिना पैसे के इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो? देखो लोग क्या चाहते थे, लोग भड़के और प्रधानमंत्री के आवास पे जाए। वहाँ भी जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे वैसे ही हो यहाँ भी। अब तो देखिए किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, टारगेट क्या था? हमें मार्च करने दिया जाए। अब चलो सरकार ने लास्ट में सरकार ने अपना अच्छा बुरा जो भी देखा है करने देते हैं। कुछ लोगों को वहाँ जाने की परमिशन दी तो क्या किया उन्होंने? झंडा ही उतार दिया लाल किले। अब हर कोई बात करे संविधान की, संविधान खत्म कर देंगे, राहुल गांधी संविधान खत्म कर देंगे, केजरीवाल संविधान खत्म कर देंगे, कोई भी विपक्षी पार्टी, ममता बनर्जी। भैया तुम एक जैसी बात कर रहे हो और विदेश से न्यूज़ें भी आ रही है संविधान खत्म कर दो, तो भैया तुम एक जैसी बात कर रहे हो, इसके पीछे कोई ना कोई तुम्हें सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है। भैया सारा तो इनके डीप स्टेट के हाथ में है ना भैया, ट्विटर, फेसबुक, ये वो सब तो इनके हाथ में। तो ये क्या करते थे कि जो राष्ट्रवादी और राइट विंग लेफ्ट विंग आप जानते होंगे, तो राइट विंग वालों का ये डाउन करते थे और लेफ्ट विंग वालों का। नमस्कार, मैं हूं वरुण भट्ट। हिमालयन कनेक्ट में आपका स्वागत है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संप्रभुता और उसके आंतरिक मामलों में क्या विदेशी ताकतें हस्तक्षेप कर रही हैं, इन्हीं मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजेश बिजलानी जी। बिजलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, यूएस एड को लेकर आजकल भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे वाकई में विदेशी ताकतों का हाथ है? क्या वाकई में मोदी जी को हटाने के लिए उसी तरीके से भारत के अंदर काम हो रहा था जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ? हमने श्रीलंका देखा, हमने यूक्रेन रशिया युद्ध देखा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए वैसा है कि जब क्या है ना कि मैं आपके अनुसार नहीं चलूँगा, है ना, और जब पहले 2 पार्ट है इसके ना कि एनजीओ क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या है। तो मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी जो जिस देश को लोग ये कहते थे कि यहाँ देखना पड़ता था कि अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो हम पाकिस्तान को 2 लाइन बोल दें, ऐसी स्थिति थी। आज की डेट में पूरे विश्व के देश मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था प्रोग्रेसिव है, इतने मतलब संसार में आर्थिक परेशानियां हुई, कोरोना काल में जो दुर्गति हुई, बहुत सारे देश बर्बाद। एकदम कनाडा की क्या स्थिति थी, आज क्या है ना, जो वहाँ अंदर रहने वाले लोग हैं उनको जॉब से भी दिक्कत हो रही है। तो मोदी जी ने जो करके दिखाया है ना, तो वो उन लोगों को जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको हजम क्यों होगा सर? और जब तकलीफ होगी तो आप ठीक है सीधे तो मान लिया मैं आपको नहीं बोल सकता ना, आप मेरे मित्र हैं या सबके सामने मुझे समाज को भी तो दिखाना है, तो सामने तो मैं आपको गुड बन के रहूंगा ना, गुड बन के रहूंगा मैं। अच्छा, अरे मोदी जी अच्छे बढ़िया है ना, वरुण जी मेरे दोस्त है, बहुत अच्छा, और पीछे से मैं चाकू लेके आप पे वार करूंगा, क्योंकि वो मेरे को समाज को नहीं दिखेगा। क्योंकि लेकिन मैं आपको भारत का आगे बढ़ना, मोदी जी ने जिस तरह से भारत को आगे बढ़ाया वो वेस्टर्न के लिए उनको खतरा प्रतीत हो रहा है। वो कह रहे थे कल ये हमारे पिछलग्गू थे, आज हमसे आगे आगे चल रहे, तो भाई वो कैसे सहन करेंगे? तो भाई मोदी जी से तो सबकी समझ में आती है नफरत और दुश्मनी भी समझ में आती है, या जिस तरह से वो लोगों के अंदर डिपेंडेंसी, जैसे रसिया से भी रिलेशन बना के, यूएस से भी, ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। वर्ल्ड का कोई दूसरा लीडर है ही नहीं जो ये कर पाया। तो मोदी जी से तकलीफ होना डीप स्टेट को, ये तो मतलब बहुत अमेरिका को सबसे ज्यादा। बिल्कुल, जिस तरीके से अमेरिका को हम विश्व पटल पे देखते हैं, दादागिरी अभी तक चलती रही है। तो भारत जिस तरीके से मोदी जी आए थे कि विश्व गुरु बनने की दिशा में और बहुत कुछ कर रहे थे, एक छाप छोड़ दी थी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी। अरे आज की डेट में अगर आज इतिहास लिखा जाएगा ना, तो इसको ही स्वर्णिम, ठीक है कुछ समस्याएं हैं देश में,
उस तरह से उस लेवल पे रोजगार नहीं है, या कुछ और समस्याएं हो सकती है। अब वो अकेले मोदी जी थोड़ी सॉल्व करेंगे, वो कर रहे हैं जो उनको कर सकते हैं उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। एक ऐसा नेता जो 24 घंटे काम कर सकता, जो इस चीज का भी ध्यान रखता हो कि मैं उस देश में पहुंचूंगा तो रात में फ्लाइट में सो जाऊंगा, इतने भी समय का ध्यान रखते हो, इतने ज्यादा काम करते हो, इतनी एक दिन में इतनी ज्यादा मीटिंग अटेंड करते हो, ठीक है, ऐसा दूसरा वर्ल्ड का कोई लीडर बता दीजिए जो अपने देश के लिए इतना ज्यादा काम कर रहा हो, है ही नहीं कोई, और ना आज तक, आज से पहले बता दीजिए। ठीक है, हम कहानियों में सुना करते थे, चाणक्य हुआ करते थे और ये सब हुआ करते थे, अपने देश के लिए काम करते थे 24 घंटे, लेकिन इनके अलावा आप एक व्यक्ति, एक लीडर तो बताइए वर्ल्ड का जो डेमोक्रेसी और इन सब चीजों में एक व्यक्ति बताइए जो इतनी देर तक काम करता हो उसके लिए। तो ये तो पहला आपका सवाल था कि मोदी जी को लेके, मोदी जी जिस तरह से विश्व गुरु बना चुके हैं, बनाया नहीं है, विश्व गुरु बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। और दूसरी बात, आज की डेट में उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जी। और चलो पॉलिटिकल में तो ये होता है, पॉलिटिकल का एक अलग छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल का क्या होता है कि भैया आप हटोगे तो मैं सत्ता में आऊंगा, तो उनका तो वाजिब है, देखो वो तो बोलेंगे, तो वो मोदी जी को पीछे हराने के लिए या नीचा दिखाने को बोलेंगे, वो पॉलिटिकल राइवलरी है ना, आपकी मेरी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है। लेकिन उसके अलावा देश के बैठे हुए इतने सारे गद्दार हैं कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी जो उनकी सत्ता का जो लालच है, सत्ता नहीं, सत्ता वाला तो मैंने बता दिया, सत्ता में तो चलो सत्ता के लिए हो सकता है हम बोलेंगे वो नेचुरल है, देखो जो सत्ता के लिए बोल रहा है वो तो नेचुरल कर रहा है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि सत्ता को बोलते बोलते देश को ही बोलने लगो, मोदी जी को बोलते बोलते देश को बोले। लेकिन देश के ऐसे गद्दार जो कम्युनिस्ट लॉबी है ना, इन लोगों का अस्तित्व ही इनको ऐसा लग रहा खतरे में पड़ जाएगा। जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी लोगों को ऐसा लग रहा हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, समझ गए। तो जब अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा तो ऐसे लोगों को पेट में इतनी ज्यादा दर्द हो रहा कि अंदर से इनका बस चले तो ये गोली मार दे, क्या इनका बस चले तो मोदी जी के लिए कुछ भी करने को वो मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे क्या होगा, वो कुछ भी कर देंगे। तो ये लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा है, ये उनके पीछे साजिश में, किसी भी साजिश में शामिल होने को तैयार है कि इनको ये बंधन, इनका बस चले तो जैसे पंजाब में हुआ था ना, मरवाने का प्लान कर रखा था इन लोगों ने, तो ये मरवा भी दें भाई, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसने देश को यहाँ से यहाँ पहुँचा दे, और आने वाले 5 साल में कहाँ, आप खुद सोच के देखिए, आपके दिल की फीलिंग कहेगी कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये तो एक सवाल था, दूसरा सवाल है डीप स्टेट वाला। अब डीप स्टेट देखिए, पैटर्न देखिए, पाकिस्तान में जब तख्ता पलटी, यानी इमरान खान जो भी था हमारे लिए, वो जैसा भी था, अपने देश के लिए वो पॉजिटिवली काम कर रहा था, लोगों को सही मैसेज दे रहा था। और ठीक है, उनका इंटरनल मैटर है यार, वो कैसे अपने देश को चलाना चाहे, पब्लिक ने चुना, ठीक है, पब्लिक ने चुना, वो अपने देश के जिस उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, जैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा, ये उनका मैटर है, उनकी पब्लिक का मैटर है। ये तुम बीच में दखल देने वाले होते कौन हो? अब इमरान खान ने कहा कि कोई आया था अंग्रेजी, उन्होंने हमें अपने यहाँ पे बेस बनाने के लिए कहा, ये तो इमरान खान का स्टेटमेंट है ना, उसने मना कर दिया। और डीप स्टेट तो कहाँ, तो कौन था, क्या था, अमेरिका से ही आया था, डीप स्टेट का ही बंदा था, ठीक है। और हुआ क्या, ये पैटर्न देखिए, पैटर्न कैसे हुआ कि वहां पे फौज के खिलाफ विद्रोह किया गया, फौज के खिलाफ विद्रोह किया गया ना, फिर ये फजलुर रहमान और ये सब, और पब्लिक गई वो जनरल के घर पे, और वो सब सारा सामान सुमान सब निकाल के ले गए और ये सब करके ले गए। नंबर दूसरा देखिए, अब जो ये श्रीलंका में हुआ था, उसमें क्या राष्ट्रपति का घर कब्जा कर लिया है, लोग वहाँ फोटो खिंचा रहे, सेल्फी ले रहे, खा रहे, सो रहे, ये सब कर रहे। तो सेम पैटर्न देखिए, कहीं ना कहीं तो भड़काया तो पब्लिक को ही जाता, बेवकूफ़ जो अनपढ़ और ऐसे लोग हैं उनको ही बेवकूफ़ बना के ये सब करवाते हैं, जाहिल लोगों को। तो श्रीलंका में भी सेम पैटर्न, आपके इमोशन से खेलते हैं लोग ना, ठीक है। तीसरा देखिए, बांग्लादेश में हुआ। अब वो
शेख हसीना के घर गए, उन्होंने देखिए क्या किया। इवन देन की उनके वो तो इतने ज्यादा जाहिल थे कि उनके अंडरगारमेंट्स तक हवा में उछला रहे थे। अब बताइए मतलब इस हद तक लोगों के अंदर नफरत भरी गई जी शासन के प्रति। ठीक है, अब शासन से आपको हटाना है तो आप अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जाएंगे, अपनी खूबियां बताएंगे, दूसरी कमियां बताएंगे। वो प्रोसेस ना करके इनको पता था कि डेमोक्रेटिक तरीके से, क्योंकि शेख हसीना भी जीत के आई थी ना तुरंत जी, में, जनता द्वारा चुनी गई थी, चुनी गई थी, लोकतांत्रिक बहुत तरीके से भारी सत्ता में बहुमत थी। से आई थी। जी अब उससे तो हरा नहीं सकते आप, तो जी फिर क्या करोगे। अब मान लिया उन्होंने भी यही बोला कि एक कोई बंदा आया था, वो एक द्वीप मांग रहा था, वो नहीं दिया गया, तो उसके बाद तख्ता पलट हो गया जी, जी है ना। तो अब देखिए पैटर्न सेम है। ऐसी शायद मलेशिया कहीं पे हुआ, मेरे को देश का एग्जैक्टली नाम नहीं पता, वहां भी ऐसी पब्लिक ने आंदोलन किया ये। जी अब देखिए होता क्या है, ये देश का तो कर दिया इन्होंने, हमारे चारों तरफ तो कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने सोचा था कि भारत में भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब डीप स्टेट का पैसा, ठीक है, अब उसमें एक किरदार जॉर्ज सोरस, मेन किरदार जो आता है सामने, है ना। तो फिर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, जिनका बताते हैं कि राहुल गांधी से कुछ टाई अप वगैरह है, कुछ ये सब जी बहुत सारी चीज। लेकिन अब देखिए वो पैटर्न चारों तरफ का सेम, हमारे यहाँ भी सेम चीज दोहराने की कोशिश की गई। जी किसके जरिए? पहले सीए आंदोलन के जरिए। जी भाई बिना पैसे के इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया, और किसने किया, कौन उन्हें मोटिवेट कर रहा था? ठीक है भाई, बिना पैसे के इतने बड़े आंदोलन खड़े नहीं किए जा सकते, असंभव। फिर पहला प्रयास सीए के थ्रू सेम करने का। देखो लोग क्या चाहते थे, लोग भड़के जी और प्रधानमंत्री के आवास पे जाए, जी वहां भी जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे वैसे ही हो यहाँ भी। सीए के दौरान ये नहीं कर पाए, उसके बाद चलो कोरोना आ गया, है ना। श्रीलंका में तो बाद में हुआ, पहले ही हिंदुस्तान में करने की साजिश कर रहे थे। जी अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, इनको कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिला। फिर करते 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 इनके भड़कावे में कौन आए, खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है उधर से, खालिस्तान। अब भाई भावनाएं हैं ना लोगों की, जी अब उनको आप किस तरह से बताते हो। खालिस्तान के लिए भी तो लोगों को किसी तरह से बताया गया, हमारा होगा, ये होगा, वो होगा, जी हमें दबाया जा रहा है, तिल का ताड़ बना के, ये सब चीजें। और साथ में पाकिस्तान की आईएसआई और कम्युनिस्ट, ये सब तो भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इनको तकलीफ होगी, क्योंकि इनका हित भारत के कमजोर रहने में है। जी ठीक है। अब क्या हुआ कि किसान आंदोलन को खड़ा किया गया। अब किसान आंदोलन की कुछ खास बात देखिए, ठीक है। उन्होंने भीड़ जमा करने के लिए, भाई साहब वहाँ पिज्जा चल रहे, दारू चल रही, महिलाएं चल रही, आपके जो चाहिए वो फैसिलिटी, मसाजर चल रहे, रोटी बनाने वाली मशीनें चल रही, खाना पीना 24 घंटे। भाई साहब एक बताइए, ये करोड़ों का खर्चा पर डे का, मेरे को लगता है करोड़ से भी ऊपर का खर्चा रहा होगा। जो तो करोड़ तो दिखने में आ रहा था, जो पीछे रहा होगा वो कई करोड़ का रहा होगा। और अभी क्योंकि जांच में सामने भी आ गया कि बाहर से फंडिंग हुई है किसान आंदोलन को, वो तो ठीक है, किसान के नाम पे हो सकता है सरकार इतना तमाशा ना करना चाह रही हो, उसको इतना सामने ना लाना चाह रही हो, जी समझ रहे। जी तो लेकिन हुआ तो था ही, आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ। तो इसके पीछे भाई इतना सारी फैसिलिटी बताते हैं कि जो वहां से वो करोड़ों करोड़ों वाले ट्रैक्टर, भाई किसान है, करोड़ों का ट्रैक्टर लेके ऐसे एकदम फिल्मी स्टाइल वाला चल रहे हो आप, जी उनको डीजल बोले जिसमें कि 20-20 25-25 हजार का डीजल लगा होगा पंजाब से वहां तक आने में, ऐसे हैवी इतने हाई पावर हॉर्स पावर के ट्रैक्टर थे। जी ठीक है, उनको डीजल दिया, ठीक है, खाना पीना रहना ये वो, मसाज मशीन, एसी लगे थे, टेंट लगे थे, ये सब क्या था, जी पूरी घेर रखे थे। भाई साहब ये बताइए करोड़ कौन अपनी जेब से दे देगा। चलो आंदोलन सही है, मैं कहता हूँ सही आंदोलन है, जी उसके नाम पे भी कौन दे देगा। आप आंदोलन में बैठोगे ना, आप ये कहोगे या तो सरकार हमारी बात मानेगी या हम मर जाएंगे, जी हम ठंड में धूप में बैठे रहेंगे, सामान्य आदमी की तरह बैठे रहेंगे, हमें थोड़ी पिज्जा मिलेंगे वहां, जी हम घर से खाना लेके आएंगे भाई साहब। जी या ज्यादा से ज्यादा किसी अच्छे व्यक्ति को वो आएगा तो पूड़ी हलवा खिला, पूड़ी सब्जी ये सब बांट देगा वहां पे, जैसे अन्ना आंदोलन के टाइम पे हुआ था। जी ठीक है। अब हर कोई क्या टारगेट करता है, संसद। केजरीवाल, आप उसका पहला टर्म याद करिए,
वो आंदोलन करके कहाँ तक ले गया अपना, बोले हम 26 जनवरी को धरने पे बैठेंगे। टारगेट क्या था? संसद। ठीक है, आप देखिए किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, टारगेट क्या था? हमें मार्च करने दिया जाए। चलो सरकार ने लास्ट में सरकार ने अपना अच्छा बुरा जो भी देखा कि करने देते हैं, कुछ लोगों को वहां जाने की परमिशन दी, तो क्या किया उन्होंने? झंडा ही उतार दिया लाल किले से। समझ गए? जी और ये खालिस्तान का जिसने झंडा लगाया, तो वो भावनात्मक रूप से उसको भड़काया गया ना। जी वो कोई गलत बंदा थोड़ी, भारत के लिए कोई गलत थोड़ी सोचेगा, जी। लेकिन इतना भड़का दिया गया, इतना। और ये इनकी कलाकारी है, जी ये इनकी कला। तो वहां पे हुआ। अब भाई आप किसान आंदोलन कर रहे, बॉर्डर पे बैठे, हालांकि बैठना तुम्हें वहां भी नहीं चाहिए, किसी मैदान में बैठना चाहिए। तुम पब्लिक को परेशान कर रहे, ठीक है। क्यों कर रहे? क्योंकि आपकी सोच नहीं है, आपकी सोच बनाई गई है। आपको पैसा और इसके जरिए वहां पे रोका जा रहा है, आपको सुविधाओं के जरिए वहां पे। कौन रोकेगा आंदोलन में इतने दिन? और वही फ्री फंड का आंदोलन। जी ठीक। और अगर ये शर्त मानते भाई, उनका जो कृषि कानून थे उनके भलाई के लिए थे। पहले सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, फिर पीछे से टूल किट आई होगी, भड़काया गया होगा, तो फिर बोला खराब है। अब जो केजरीवाल अच्छा कह रहा था वो कल खराब बोल रहा। क्योंकि इनके प्यादे कौन कौन है? आप सरकार अगर इस बात का जवाब दे तो देना चाहिए। केजरीवाल, राहुल गांधी, आपके जितने ये लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं, ठीक है, जितने वो अर्बन नक्सल्स मोदी जी कहते हैं उन्हें, ठीक है, ये सब लोग तो हैं, इनके फेस हैं ये। पर ये कोई भी फेस बने, ठीक है, गद्दार तो लोग में हो। भारत का तो इतिहास रहा, गद्दारों ने ही तो सारा काम खराब किया, वरना मुगल भी हमारा क्या कर लेते, या अंग्रेज भी क्या कर लेते। गद्दारी अंदर से हुई ना, ठीक है, तो गद्दार तो रहेंगे। लेकिन एक विपक्षी पार्टी का एक नेता, ठीक है, उनका प्यादा बन रहा, वो उन्हीं का प्यादा नहीं बन रहा, वो चाइना का भी प्यादा है। भाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जो चाइना कहता है वो ये कहता है, जो पाकिस्तान कहता है वो, क्योंकि ये आईएसआई, चाइना और ये डीप स्टेट सब मिले हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं से कहते हैं तुम भी बर्बाद करो, हम भी बर्बाद करें पूरी तरह। अब किसान आंदोलन, वो तो भगवान हमारे देश के साथ है, मोदी जी हमारे जैसे लीडर हमारे साथ हैं, ठीक है, भगवान का वरदान है उन्हें। नहीं तो भाई साहब वो किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से संसद पे चढ़ाई करने के लिए गए थे, ये भी सेम बांग्लादेश हो जाता, श्रीलंका हो जाता आपका, भाई जो और अदर स्टेट में हो रहा, ठीक है। इनको रसिया को डाउन करना था, अब यूक्रेन से भी कोई खुंदस रही होगी, वो भी निकालनी थी डीप स्टेट को, उनके तरीके से नहीं चल रहा, दोनों को लड़वा दिया। भाई इतना पैसा तुम करोड़ों रुपए उसको युद्ध लड़ने के लिए दे रहे, ये किस खुशी में दे रहे कि हमें दे दो यार कुछ पैसा, हम कुछ नहीं कर रहे, हमें भी कुछ पैसा दे दो। इन्होंने इतने हथियार वहां भेजे, सब कुछ भेजे, है ना। ये अपनी ग्राउंड पे तो लड़ाई लड़ना नहीं चाह रही, ये अपने ग्राउंड पे नहीं लड़ना चाह रहे, हमारे लोगों को तकलीफ होगी। हालांकि ये अपने फायदे के लिए अपने लोगों को भी मरवा देते हैं, अपने लोगों को भी मरवाते हैं। लेकिन चलो हमारी उसमें हम मतलब फ्रंट, ये लोग क्या पता है कैसे करते हैं काम, ये लोग फ्रंट में अपना अच्छा फेस बना के रखते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं हम, एनजीओ चलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, एजुकेशन देते हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन इनका पीछे का फेस देखोगे ना, बहुत खराब है, बहुत गंदा। अपने फेस को उजला रखते हुए ये काम करते हैं। जरा सा मिठाई खिला के खून चूस लेते हैं पूरा। मिठाई क्या, मिठाई का एहसास खिलाएं तो भी अच्छा है भाई साहब, ये तो मीठे होने का एहसास कराते कि बहुत आपके मुंह में, ये मिठाई मुंह में नहीं डालेंगे, बातें कर करके आपके मुंह में मीठा घोल देंगे। बातें करके आपके मुंह में मीठा बातों से ही घोल देंगे, ठीक। अब ये क्या है कि ये किसान आंदोलन हो गया, सीए आंदोलन हो गया, ठीक है, और भी इन्होंने, अब देखिए क्या हुआ, चुनाव हुए 2000 अभी 24 में लोकसभा के चुनाव। अब इन्होंने क्या किया कि मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और किसी से भी पूछते, कोई आम पब्लिक का भी पूछते, ठीक है, हम भी थे, बहुत सारे इमोशंस ऐसे थे लोगों के उस समय कि 400 पार ये बोल रहे थे कि 400 पार नहीं भी आते 375 कुछ भी, मतलब था इमोशंस, क्योंकि टक्कर में कोई था नहीं और इनका किसी को तकलीफ नहीं थी, सब अच्छे काम हो रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था आपका, जितने 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, कितने काम नहीं हुए थे।
जो लोग सोचते थे कि ये काम असंभव से असंभव है, वो सारे काम हो गए। उसके बाद उससे लोगों को ये तो था कि 400 पार यार, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को एकजुट रखा और हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास किया। जी अब इन्होंने वो नैरेटिव चला दिया। नैरेटिव क्या चला दिया कि भैया ये 400 पार आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण छीन लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, दलितों को परेशान किया जाएगा, और ये तो संविधान की अब हर कोई बात करे संविधान की, संविधान खत्म कर देंगे, राहुल गांधी संविधान खत्म कर देंगे, केजरीवाल संविधान खत्म कर, कोई भी विपक्षी पार्टी, ममता बनर्जी भैया तुम एक जैसी बात कर रहे हो और विदेश से न्यूज़ें भी आ रही है संविधान खत्म कर दो, तो भैया तुम एक जैसी बात कर रहे हो, इसके पीछे कोई ना कोई तो तुम्हें सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है जी अगर आप एक ही जैसी बात कर रहे हो तो कोई ना। इन्होंने अडानी को डाउन करने के लिए जी क्या वो फर्जी कंपनी बनाई, जी उसने तो अपना प्रॉफिट बुक करके चलेगी, लोगों का पैसा जी डुबा के चलेगी, आम आदमी का, जी है ना। जी। क्या ये साजिश नहीं थी? बिल्कुल। कौन सा वो कंपनी थी जिसने उनके खिलाफ वो किया था? तो ये सब क्या था कि मोदी जी के ऊपर ही तो अटैक था। जी 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 अब एक तो मोदी जी पे अटैक कर रहे हैं, दूसरा भारत पे अटैक कर रहे हैं। जी। अब आजकल मोदी जी और भारत एक हो गए, जी तो अटैक मोदी जी पे तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, भारत के लिए भी मोदी जी पे अटैक हो रहा है, जी जी क्योंकि भारत की एक छवि बन गई कि मोदी जी भारत है जी और भारत मोदी जी है। जी। ठीक अच्छा, है ना। जब 2024 के इलेक्शन को प्रभावित कर रहे थे ये, हाँ और वीना रेड्डी जो कि इसकी प्रमुख थी हाँ यूएसए एड की, और 1 महीने बाद उनका विदेश चले जाना, 3 साल भारत में रहने के बाद, और लोकसभा के तुरंत चुनाव, उनका ये डर था कि अब मोदी जी आएंगे, बीजेपी सत्ता में आ गई है, तो अब जांच एजेंसियां बैठेंगी, तो इस डर की वजह से नहीं हो। ये देखिए महेश जेठमलानी जी जो बीजेपी के एमपी है, उनका कहना है ये। नहीं देखिए, वास्तविकता वो क्या लगती है देखिए ये लोग इस तरह से काम करते हैं, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। जी। आप सिद्ध नहीं कर वो पाओगे। कई ये लेयर काम है करने के उसमें। तरीके वो छद्म रूप से काम करते हैं, जैसे डायरेक्ट ना होके पीठ पीछे खंजर भोंक रहे, उसका नहीं पता चलता सर किसने देखा। जी किसी ने देख लिया खंजर भोंकते हुए तो सबूत नहीं आएगा आपके सामने। जी ये देखिए, इनको पूरा यकीन था, इनको पूरा यकीन था कि जिस तरह से इन्होंने आंदोलन चलाया तो मोदी जी इस बार आएंगे भी, या तो खिचड़ी सरकार बनेगी या विपक्ष की सरकार बनेगी। ठीक है, इनको यकीन था। जैसी 240 सीटें आई और बाकी सीटें इन्होंने मैनेज करी, जी ठीक है, वैसे ये जितने जो भारत विरोधी तत्व थे गायब हो गए। कुछ एक पत्रकार भी मैंने सुना वो भी गायब हो गए, जी। है ना, जो हाँ, भारत में कई टाइम से पड़े हुए थे, उन्हें यकीन था डीप स्टेट में मोदी, मैं हाँ क्षमा मोदी, चाहूंगा आपकी थोड़ा सा बात को हाँ रोक रहा हूँ। डीप स्टेट जिस तरह से एनजीओ के साथ काम करती है, उसी तरीके से कुछ बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनके साथ मिलकर काम करती है। वेस्टर्न मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर इस तरीके से ये किसी भी देश के आंतरिक मामलों में घुसते हैं, और वहां तक सिविल वार तक की नौबत आ जाती है। हमने ये अरे तो देखा। हो रहा है ना, देखिए कितने देशों के गिरा दिए। इनका एक दिन में ये सब थोड़ी बना। पहले परसेप्शन यूट्यूब के थ्रू, आपके जो ये टूल किट ट्विटर गैंग। है, जी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू पहले एक माहौल बनाएगा। जी एक आदमी का क्या होता है आज की डेट में ना, बोले आप किसी का दिमाग दूषित कर दो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जैसे भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए इन्होंने, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति थी, अंग्रेजों ने डिग्रेड किया, फिर मुसलमानों ने किया। इन्होंने कहा ऐसे जीता नहीं जा सकता, इनके दिमाग को दूषित करो। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक बार आप सुनोगे, इग्नोर करोगे, 2 बार सुनोगे, फिर तीसरे बार सुनोगे। केजरीवाल का आप देखिए ना कि पहले 2014 में जीते, चलो कोई बात नहीं, जो सेकंड कार्यकाल इनका रिपीट हुआ, जिसमें पूर्ण कार्यकाल किया, जो अभी इससे पहले था, जी जनवरी से पहले, इसमें इन्होंने क्या नैरेटिव बिल्ड किए, लोगों फ्रंट पेज पे फुल ऐड दिए कि केजरीवाल, और लोगों ने सोचा ये न्यूज है, और छोटा सा लिखा रहता था एडवर्टाइजमेंट, ये ऐसी छदम चीजें करते हैं, यानी जी ऐसे बेवकूफ बना। तो पूरा लोगों ने तो न्यूज की तरह पढ़ा कि भैया ये न्यूज है, लेकिन वो ऐड था, वो ऐड था ना। जी। तो इसी तरह से लोगों को भ्रमित करके लोगों के दिमाग में, अब लोगों का परसेप्शन क्या बन गया, केजरीवाल ने बहुत अच्छे स्कूल बनाए। सच्चाई किसी को नहीं पता। मैंने अपने आज तक इतने जानने वालों से पूछा, आपका बच्चा दिल्ली की सरकारी स्कूल में पढ़ता है? सबने कहा नहीं पढ़ता, लेकिन स्कूल बहुत अच्छे हैं। अरे कहाँ से पता चला तुम्हें? क्योंकि मीडिया को पैसा दिया गया, जी मीडिया को पैसा दिया गया, खालिस्तानी आंदोलन को पैसा दिया जा रहा है, जो मुस्लिम आतंकवादी हैं इनको पैसा दिया जा रहा है,
जो कट्टरपंथी उनको पैसा दिया जा रहा है। मणिपुर में भी ये पैसा, मणिपुर में अरे मणिपुर में तो देखिए कितना वो ईसाई वर्सेस वो कर रहा है ये, यानी भारत को, इनको पता है कि भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा अगर हम इनकी सोच खत्म नहीं करेंगे। सोच पे अब सोशल मीडिया में उनके डाउन कर दिए गए कि चैनल उड़ा दी। जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया पे जो इनका पर्दाफाश करते थे, उनको उड़ा दिया गया, उनके व्यूज कम कर दिए गए। तो बहुत चैनल ऐसे देखता था, तो वो लोग खुद कहते थे यार इतने व्यूज थे, सुबह तक इतने रह गए, कैसे हो गया? तो भैया सारा तो इनके डीप स्टेट के हाथ में है ना भैया, ट्विटर, फेसबुक, ये वो सब तो इनके हाथ में। तो ये क्या करते थे कि जो राष्ट्रवादी और राइट विंग लेफ्ट विंग आप जानते होंगे, तो राइट विंग वालों का ये डाउन करते थे और लेफ्ट विंग वालों का जी, है ना। तो ये क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने, अब फिर न्यूज मीडिया हाउस क्या होते हैं, मीडिया हाउस को देखिए वो डायरेक्ट नहीं करते है ना, मीडिया हाउस को कौन गाइड करता है? केजरीवाल ने क्यों इतना ऐड दिया मीडिया में। अब एक समझना मीडिया का क्या होता है। अब मीडिया में भी अब हो सकता है कुछ एक चैनल हो जिसमें राष्ट्र विरोधी लोग बैठे हों, वैसा मेरे को ऐसा यकीन कम है ना जी। तो ऐसा यकीन कम है, तो वो, लेकिन अगर राष्ट्र विरोधी लोग बैठेंगे मीडिया में तो ऐसा मुझे कम प्रतीत होता है। लेकिन वो लोग कहाँ से भ्रमित होते हैं, देखिए अब केजरीवाल ने चैनलों को ऐड देने शुरू किया, सबका पैसा पैसा पैसा। किसी चैनल ने केजरीवाल की वो सच्चाइयाँ दिखाई कि स्कूल में जाके आपने देखा उन्होंने लगाया हो कि भैया अच्छा स्कूल बनाया कि नहीं बनाया, किसी आपने देखा उसकी चीज़ों को वेरीफाई किया हो, सड़कों को के गड्ढे दिखाए हों, सीवर का पानी दिखाया हो। ये तो यूट्यूब चैनलों में ही दिख रहा था ना, उनके में थोड़ी दिख रहा था। तो ये तो चलो केजरीवाल का पॉलिटिकल लड़ाई थी, तो उनका अपना मतलब ऐसे मीडिया, अब मीडिया चैनल को मैं किसी ना किसी माध्यम से पैसे दे दूँ और मैं बोलूँ ये मत दिखाना, ठीक है आपको, भाई वो भी तो काम पैसे के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, न्यूज भी दे रहे, पैसे के लिए भी काम कर, दोनों अपनी अपनी जगह सत्य है। तो वो चीज नहीं दिखाएंगे। अब क्या है, डीप स्टेट ऐसे थोड़ी काम करेगा कि डायरेक्ट आपको देगा, इनके तो कुछ एक प्यादे होते हैं जी, टॉप पे पैसा जिनको आता है भरपूर मात्रा में, ठीक है, जो एकदम दिखते ऐसे हैं कम्युनिस्ट बन गए, वाइट पजामा पहना, कुर्ता पहना, अच्छी दाढ़ी रखी है ना, बढ़िया दाढ़ी रखी और लेक्चर देने चल दिए। और मतलब इनकी एक खासियत और होती है कि बोलते बड़ा अच्छा है, इनके तर्क बड़े अच्छे होते हैं कि आपको भ्रमित कर देंगे। आप बेरोजगारी है या नहीं है, जातिवाद है या नहीं है, लेकिन आपको 2 मिनट में समझा देंगे है। भाई आप एक बात बताओ, ग्रामीण एरिया में मुझे बहुत ज्यादा स्थिति का नहीं पता, वैसे वहां भी अच्छी स्थिति है जी। लेकिन आप ये बताइए, आप किसी से जब दोस्ती करते तो पहले उसकी कास्ट पूछते हैं या उसकी जाति धर्म पूछते हैं? नहीं। तो नहीं है, जातिवाद नहीं है जी। भाई ये सब आदमी का पूछता है जब कहीं रिश्ता करने जाता, शादी करने, तब वेरीफाई करते हैं चीज जी। नॉर्मली आप समाज में रहते हैं, ये सब तो नहीं करते, अपने कोलीग के जाति देख के दोस्ती करना, ये सब करना, या इसके साथ खाना है, या पहले आप रेस्टोरेंट जो चला रहा है उससे पूछोगे आप भैया कौन सी जाति के हो जी। धर्म तो अब लोग पूछने लगे हैं, वो तो पूछना भी चाहिए जब गंदा खाना खिलाएंगे कोई, लेकिन जाति पूछ के आप किसी रेस्टोरेंट में आज तक गए, या किसी को आपने देखा कि वो जाति पूछ के कि तू ब्राह्मण है या ठाकुर है या बनिया है या किसी और जाति का है तो हमें खाना खिला रहा है तब खाएंगे हम जी। ऐसा किया आपने जी। तो कहाँ है जातिवाद? आप बताइए ना कहाँ है। लेकिन ये आपको 2 मिनट में समझा देंगे जातिवाद है जी। 2 मिनट में भाई साहब, ये ऐसे ऐसे लोग हैं ना, ये ऐसे तर्क गढ़ते हैं, अभी रात को दिन करते हैं, दिन को रात करते हैं। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इन्होंने पकड़ रखा जी। उनकी, इनको मेरे को लगता है स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं जी। और वो लोग क्या करते हैं, उनके कुछ फॉलोवर होते हैं, उनकी बातों को उनको भाई वो तर्क में और चाशनी में होती है ना, 4 बात सही बोलते हैं, बीच में 2 बात गलत घुसड़ते हैं, तो वो 2 बात भी लोगों को सच लगने लगती है, ठीक है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये उन बुद्धिजीवियों को ये पकड़ लेते हैं, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनके माध्यम से उनके जो वो लोग जो फॉलोवर हैं और जो भीड़ इकट्ठी करते, अब क्या करते, भीड़ आप देखिए कभी भी रैली में ना 500 रुपए दे के भीड़ इकट्ठी की जाती है, 1000 रुपए कहाँ से आ रहे हैं जी। कोई एक बात बताइए, आज की डेट में कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी महान बोल लो, कोई भाई साहब फ्री में सुनने जाता है जी? नहीं जाता नहीं।
कुछ एक लोग होंगे जिनके सुनने निकले जाएगा जैसे। तो ये लोग पैसे लेके भीड़ इकट्ठा करते हैं, उस भीड़ में बोलते हैं, भीड़ से क्या होता है एकदम भौकाल बनता है एकदम, और भौकाल बनता है तो तब देखते हैं कि यार ये अब वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, योगेंद्र यादव बन गए हम, है ना, हम विवेक बन गए, हम फलाना बन गए, ठीक है, जितने लेफ्टिस्ट टाइप के लोग हैं यूट्यूब के माध्यम से। अब देखिए यूट्यूब में एक वो कौन सा वो कहते हैं ध्रुव राठी और क्या क्या है वो है, या जो है इस तरह से चीजों को पेश करते हैं कि यूथ को लगता है यार ये सही बोल रहा है, लेकिन वो सब फ्रॉड है। उसको तो भारत में आ जाए तो उसको तो लटका के, उल्टा लटका के ना मिर्च का धुआं दिया जाएगा उसके, ठीक है, भारत आ नहीं सकता वो, क्योंकि उसके पकड़ लिया गया सारी चीजें, केस हो रखे। बिल्कुल, कहीं इनको भी फंडिंग डीप स्टेट के द्वारा ही। अरे है जी भाई, इतने बड़े बड़े ये इतने अच्छे अच्छे वीडियो कैसे बना रहे, जी कई बार तो आपसे ही पैसा ले रहे हैं, आपको नहीं पता। यूट्यूब में देखा होगा आपने, ऐड आता, हम गाय की सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, ये सब एनजीओ हैं। अब आपको थोड़ी पता कौन सा सही है, आप तो दया में कि ये गरीब बच्चों की सेवा कर रहे, ये कर रहे। कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, पता चला वो चाइना का निकला, पता चला मुस्लिम देशों का निकला, वो हिंदुओं से पैसा लेके गाय के नाम पे और इसके नाम पे हिंदुओं का ही कांड कर रहा है, समझ रहे। तो ये भाई साहब, इनसे लड़ना आसान नहीं है। और इसमें कमी राइट विंग की है। राइट विंग वालों ने जैसे इस तरह से फंडिंग देते हैं ये, और ये इस तरह से प्रोपागेंडा चलाते हैं, जैसे जो बाइडेन के खिलाफ चलाया, बहुत सबके खिलाफ ये एक सोशल मीडिया मुहिम चलाते हैं, ठीक है। मेरा जो शौक नहीं है देखने का, बार बार मुझे उसके सजेशन क्यों आते हैं भाई, वो तो एआई लगा है ना, जबरदस्ती भेजते हैं ना जी। ऐसे इन्होंने सोशल मीडिया में जो चुनाव के टाइम पे, है ना, जिससे मोदी जी को हानि हो, ऐसे चैनल्स को ऊपर रखा, उनके व्यूज बढ़ाए गए फर्जी, उनको आगे किया गया, उनकी रीच बढ़ाई गई जी। और जो सही बातें थी जी, कई चैनलों को तो उन्होंने ब्लॉक किया, कारण नहीं बताया, कई चैनलों को हटा दिया गया जो सच्चाई बोल रहे थे, है ना, कई के खिलाफ कुछ कर दिया गया, है ना, उनको मोनेटाइज कहते हैं, जैसे पैसा आता है उनका मोनेटाइजेशन खत्म कर दिया। अब राइट विंग वालों की कमी यह है कि इन्होंने जो इकोसिस्टम उनका चल रहा है, उसके पैरेलल में ये इकोसिस्टम खड़ा नहीं कर पाए। और उसके पीछे कारण ये है कि देखो, अगर हमें एक बुरा काम करना होगा ना, हम हो सकता है 4 लोग डकैती डालनी होगी ना, 4 लॉयल रहेंगे, 4 जो चोर जा रहे हैं ना, वो चोर हैं बैड हैं, लेकिन वो लॉयल्टी के साथ डकैती डालने जाएंगे बुरे काम। लेकिन अच्छे काम में हम बोलेंगे ना, चलो यार 4 लोग साथ चल के चलते, तो हमारा ईगो टकरा जाएगा, अच्छे काम करने के लिए साथ नहीं जाएंगे क्या जी। मैंने कहा मंदिर चलो, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम 4 बजे जाओगे, वो 6 बजे जाएगा, साथ में नहीं जाओ, डकैती करने साथ जाओ ये लोग डकैत हैं जी, साथ में करते हैं, ये सब कुछ साथ में करते हैं। और राइट विंग की कमी यह है कि इनको लोग अकेले अकेले इनसे लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले अकेले इनसे लड़ नहीं सकते वैसे, इतने गहरे बैठे। चलो डीप स्टेट हो, चाहे यूएस एड हो, चाहे विदेशी ताकतें हो, इतना कुछ करने के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए, ये एक बहुत बड़ी बात रही भारत के अंदर। ये मोदी जी के लिए विश्वास था, ये यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे लोगों का विश्वास था कि बदल नहीं पाए। लोगों को ये यकीन था जी कि मोदी जी, और एक नाम बोल रहे हैं आप, योगी जी, ठीक है जी, उनके जैसा लीडर इस देश को सदियों के बाद मिला। तो अब ठीक है, जो सोशल मीडिया हुआ, जब सच्चाइयाँ पता चली, इन लोगों ने हमारे खिलाफ कितने षड्यंत्र किए, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके महात्मा गांधी जी से लेके, धर्म के नाम पे विशेषकर सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए, और सनातन धर्म आगे बढ़ेगा तो सब लोग एकजुट होंगे, एकजुटता आएगी, सब मतलब समाहित करने वाले धर्म को आगे न, कट्टरपंथा को बढ़ाने की इनकी जो, भाई कोई भी देखिए, हर कानून बना किसके लिए बना, मुस्लिमों के लिए बना, ईसाइयों के लिए भी नहीं बना, और ना सिखों के, वो अल्पसंख्यक नहीं है, जैन उनके लिए नहीं बना, वो अल्पसंख्यक नहीं है, सबसे ज्यादा तो उन्हें तब जो, ये कैसे अल्पसंख्यक है कि 20% है फिर भी अल्पसंख्यक है, वही कोई परिभाषा होगी ना। सबसे पहले तो अल्पसंख्यक ये फ्रॉड है जी, अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान माना जाता है, ये फ्रॉड है जी। ये फ्रॉड भाई, जब दो देश धर्म के नाम पे बढ़ गए तो तुम्हें इस चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि इन्होंने इस तरह से लोगों को के अंदर विभाजनकारी चीजें पैदा करी, है ना, ये इनकी एक्सपर्टी है जी।
है ना। तो ये इनकी एक्सपर्टी है, इस कारण से ये लोग जो है मोदी जी, अब मोदी जी के ऊपर जो लोगों ने भरोसा दिखाया जी वो कैसे दिखाया कि इतने सारे टाइम बाद जो सनातन जिनके अंदर मर रहा था ना, रोज मर रहा था, लोग कहते थे अरे ये मुसलमान, ऐसे कुछ मत बोलना, ये कुछ भी कर ले, तुम्हारी लड़की उठा ले जाए तब भी कुछ मत बोलना। भाई लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया कि हम भी विरोध कर सकते। कल आप भाई साहब उनका कुरान का नाम नहीं ले सकते थे, ये कुछ नहीं, आप वो हमारी 4 कमियां गिनाते, तो ऐसे यूट्यूब पे चैनल देखिए, उनकी भी 4 कमियां गिनाने वाला एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। जी अगर ये मोदी जी नहीं होते तो पॉसिबल होता। तो जो दब रहे थे, जिनको एहसास हो रहा था कि हम खत्म हो रहे हैं, वो मोदी जी के आने से आशा में रहे जी और उन्होंने मोदी जी को निराश नहीं किया। जी ठीक है, एक तो जो जो जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी वो लोग एकजुट रहे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि जो बेपेंदी के लोटे होते हैं, इधर लुढ़क गए उधर, उनकी वजह से 240 पर अटक गए। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या उन्हें भी, लेकिन जब 240 आई सीटें और जब सारी चीजें खुलनी शुरू हुई, उन लोगों को भी एहसास है जी कि भाई सब गलत है। जी कुछ इनकी अंतर्कलह रही तो उसकी वजह से, नहीं तो वैसे 400 का आंकड़ा पार होना ही होना था, जी होना था, कंफर्म था। बट ये जो विदेशी फंडिंग के थ्रू ये किया गया, ये सीटें कम तो कर ली इन्होंने, लेकिन सत्ता से अब बाहर अब निकल अब 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 देखिए 20-30% हिंदू तो जगह होगा ना, जी तो इतनी सीटें भी नहीं दिला पाएगा। अब तो इससे कम मतलब ही नहीं होता। भाई साहब क्या बात कर दी आपने। आप ये बताइए, केजरीवाल मुस्लिम के लिए बोल रहा, आपका ओवैसी, आपका अखिलेश यादव, आपका ये लालू यादव का बेटा कौन है, तेजस्वी यादव, सब मुसलमानों के लिए बोल रहे। हिंदुओं के साथ कौन खड़ा, एक बताइए। मोदी जी का शिवसेना, शिवसेना जो हिंदुओं का के दम पे बनी सेना है, वो आज मुसलमानों के लिए बोल रही। जी राज ठाकरे और हाँ, अरे अपने पर्सनल उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे, जी उद्धव ठीक है, उद्धव ठाकरे क्या है, आज हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। जी। देखो मतलब पैसा और सत्ता का नशा कितना खराब होता है कि ये लोग भी, अब मोदी जी के अलावा, योगी जी के अलावा या बीजेपी के अलावा एक पार्टी बताइए जो हिंदुओं का सपोर्ट करती है खुल के। जी तो भाई साहब मोदी जी को तो ये सबसे कम इतिहास के और सबक भी मिला। जी मोदी जी भी थोड़ा सा ना वो हो गए थे, थोड़ा सा प्रेम उनका उमड़ रहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए ये करेंगे, पसमंदा के लिए ये करेंगे। अब पता चल गया ना, एक वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, जी हमारे यहाँ से कुछ लोग थे जो भ्रमित हो गए, जैसे कुछ आई थिंक SC ST के लोग भ्रमित हो गए। संविधान के वो चर्चा चलाया इन्होंने, जी संविधान जो इन्होंने चलाया, इन्होंने सारे, इससे कम तो भाई सब जाना ही नहीं था, जी जाना ही नहीं था, और अगर जाता तो धिक्कार था हिंदुओं के लिए। जी तो इतने, ये मान के चलिए, इतना व्यक्ति इस देश में जागरूक हो चुका है कि ये मिनिमम नंबर था, इतना जागरूक हो चुका है। अगली बार ये मिनिमम 280-90 बनेगा, मिनिमम बोल रहा हूँ। कुछ भी कर लें, ये भी कर लें, सारा चीजें निकाल लें, लोग नापसंद करने लगे तो भी, क्योंकि हिंदुओं के सपोर्ट में आज तक कोई एक व्यक्ति, एक पार्टी नहीं खड़ी हुई, और बीजेपी ने अभी तक अपना स्टैंड नहीं बदला। बीच में थोड़ा सा ये इधर उधर हुए थे वोट के लालच में, इन्हें लगा था मुस्लिम वोट भी हमें मिलेंगे, बट अब इन्हें ट्रांसपेरेंट क्लियर है कि हमें भाई साहब हम कुछ भी कर ले, जान भी दे दे, नहीं मिलना वोट, जी नहीं मिलना। जी। तो जो ये मिनिमम था, ये मिनिमम अभी 240 है, आगे देखेंगे ये 300 आएगा, और आगे चल के ये 400 पार करेगा ही करेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं ना, उन्हें पता है। अब देखिए कुंभ हो रहा है, क्या साजिश से नहीं हो रही? कुंभ को बदनाम करने की, यहाँ से वहां तक, अंतरिक्ष से, आकाश से, धरती से, सब जगह साजिश हो ली। जी क्या भाई, तुम इस नाम पे, पॉलिटिकल नाम पे नहीं कर पाओ तो चलो, अपना धर्म है, अपना त्योहार है, हम लोग जो मानते हैं रिलीजियसली, वो मानते हुए आज तक किसी ने जो आज वालों पे कमेंट्स नहीं। रोज कुंभ पे के नशेड़ी आते, गंजेड़ी आते, ये करते वो करते, तो 100 लोग प्रहार कर रहे, पाप धुल जाएंगे, क्या पापी लोग पाप धोने, मतलब 36 चीजें बोल रहे हैं ऊपर टारगेट करने के लिए, क्योंकि उससे योगी जी, मोदी जी टारगेट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो कर रहे हैं, वैसे ही जो हिंदू हैं वो समझ रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। सर अगली बार ये जो मिनिमम होगा 200-300 ही होगा, मैं तो ये मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान जी आपका समय देने के लिए। धन्यवाद भाई।